चलिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल लॉस चल रहा था टॉपिक, ठीक। उसमें फोर्थ पॉइंट हमारा बचा था डिफेक्टिव मटेरियल। अब देखिए डिफेक्टिव मटेरियल क्या होता है। देखिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट किए तो हम वेस्टेज से चले थे। वेस्टेज कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपका प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का जो लॉस होता है, फिर रॉ मटेरियल को जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके आते हैं तब जो लॉस होता है तो वो क्या हो जाता है? आपका स्क्रैप हो जाता है। फिर आप जो आप पापा जब मम्मी को धीमे धीमे करने के लिए कहिए। फिर आप जब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन, आपका जो मटेरियल बना रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में है, तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट आता है, जो मटेरियल बना रहे हो उसमें डिफेक्ट आ रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है अभी, और आप उसे आगे के प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं लेके जाते, वहीं से हटा देते हो, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज भी कर सकते हैं, तो फिर उसे आप क्या कहते हैं? स्पॉयलेज कहते हैं। अब प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, समझिएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो गया और जो आपका आपने प्रोडक्शन किया है उसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है। जैसे कपड़ा बनाया, आपने सारी चीजें उसको बना ली, अब पैकेजिंग करने जा रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां निकल के आ गई। अब ऐसे मटेरियल को आप क्या कहते हैं? डिफेक्टिव मटेरियल कहते हैं। और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके आप इसे मार्केट में क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद मटेरियल में अगर कोई कमी हो जाती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से नहीं होता है, ठीक, तो उसे डिफेक्टिव मटेरियल कहते हैं, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तीन तरीके से पॉसिबल है। पहला, इसे डिपार्टमेंट के कॉस्ट के तौर पे या तो दिखाया जाएगा, पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर कॉस्ट के डिपार्टमेंट के कॉस्ट के तौर पे नहीं दिखा सकते तो आप फैक्ट्री ओवरहेड के तौर पे दिखाएंगे इसे, अगर उस तरह से। और अगर ये एबनॉर्मल रीजन से होता है, अगर डिफेक्टिव जो डिफेक्ट आता है प्रोडक्शन में वो किसी एबनॉर्मल रीजन से होता है, जैसे फैक्ट्री में अचानक से जो मशीनरी है वो बंद पड़ गई या उसमें कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन ही डिफेक्टिव हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम क्या करेंगे? डिफेक्टिव जो लॉस होगा उसे आप एबनॉर्मल लॉस की तरह से क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, ठीक। ये तो था आपका डिफेक्टिव मटेरियल। आगे देख लेते हैं। डिफेक्टिव मटेरियल के बाद है आपका बेटा ऑब्सोलेंस एंड ऑफ मटेरियल। ऑब्सोलेंस ये कब होता है? समझ लीजिए आपने कोई रॉ मटेरियल मंगा के रखा हुआ है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल मंगा के रखा है जिसका प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? वो रॉ मटेरियल तो आपके पास बेकार हो गया, और बेकार होने का रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट में अब उसका ट्रेंड नहीं है, मार्केट में उसका डिमांड नहीं है, जिस वजह से अब आपका वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक लॉस की तरह हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं बड़ा भी कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ, इट रिफर्स टू दोज मटेरियल व्हिच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में अब इनकी जरूरत नहीं होती है, आइदर ड्यू टू द चेंज इन डिजाइन ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी या तो डिजाइन चेंज हो जाने की वजह से, या तो फैशन और ट्रेंड जो है मार्केट में वो चेंज हो जाने की वजह से उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट, ठीक है। हिंदी में इसी यही चीज लिखी हुई है, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अब ऑब्सोलेंस जो है आपका, उसे भी क्या कहते हैं? एबनॉर्मल सिचुएशन, क्योंकि अचानक से फैशन और ट्रेंड चेंज हो गया तो उसे एबनॉर्मल लॉस की तरह क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, ठीक। तो जब एबनॉर्मल सिचुएशन की तरह से ट्रीट किया गया है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो इसे नोट कर लीजिए। थोड़ा मुझे आज की वीडियो थोड़ा सा जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, बिकॉज आई रियली नीड टू गो समवेयर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका मटेरियल चैप्टर खत्म हुआ, मटेरियल लॉस वाला जो टॉपिक का था, ठीक है। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, लागत के तत्व, हिंदी में इसका नाम है, और इंग्लिश में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हमें तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये कॉस्ट होता क्या है। कॉस्ट को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। बेटा जब आप कॉस्ट को डिफाइन करते हैं तो कॉस्ट किसे कहा जाएगा? कोई भी आपका प्रोडक्शन, चाहे सर्विस, चाहे कोई प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं और उसे पूरा करने के लिए जो भी आपका एक्सपेंस होता है, जो भी आपका खर्च होता है, वही आपका क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर टोटल और द नोशनल रिलेशंस टू द स्पेसिफिक थिंग एक्टिविटीज, ठीक है।
किसी भी एक राइटर के थ्रू आप क्या कर लीजिएगा, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। नीचे भी लिखा हुआ हिंदी में, किसी वस्तु के निर्माण में जो लागत पड़ती है वही उसकी लागत है। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए आपका जो खर्च हो रहा है, अब वो काम कौन सा हो सकता है, वो आपका प्रोडक्शन का काम हो सकता है, वो आपका सर्विस से रिलेटेड काम हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है। उसको करने में जो भी खर्च आ रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज योर कॉस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, कॉस्ट को डिफाइन कर देंगे। अब हम चलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे देखिएगा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड बी अ क्लासिफिकेशन। कॉस्ट का एलिमेंट और क्लासिफिकेशन। कोई भी कॉस्ट होता है उसका 3 कैटेगरी होता है बेटा। कौन सी कैटेगरी होता है? एक मटेरियल होता है, एक लेबर होता है और फिर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, अब आप पूछेंगे ये कौन सी होगी? भाई, लेबर और मटेरियल को छोड़ के आप बताइए, आपने जो कैपिटल लिया उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं। आपके ऑफिस में जो वर्कर कर रहे हैं वो भी हैं, किसी को कमीशन दे रहे हैं, जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं वहां का रेंट दे रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन क्या है? ये मटेरियल और लेबर के खर्च से हटके एक्सपेंसेस है, तो उन्हें अदर एक्सपेंसेस कहते हैं। और ये तीनों के दो दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर तीनों इनडायरेक्ट को मिला के क्या होता है? ओवरहेड। उसे क्या कहा जाता है? ओवरहेड कहा जाता है। ठीक, तीनों इनडायरेक्ट को मिला के हम उसे क्या कहते हैं? ओवरहेड्स कहा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के। फिर ओवरहेड को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और चौथा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इन सब के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के 2 से 3 न्यूमेरिकल के ऐसे चैप्टर हैं जो कि टोटल इनके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं। ठीक, 4:24 हो रहा है अभी, बस हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए आप। अब आगे चलते हैं। अब इनको तो हमें भाई डिफाइन भी करना पड़ेगा। चलिए इसे डिफाइन कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ओपन कर देता हूं। हाँ बेटा, ये हिंदी में है। मैं एक बार जूम करके आपको दिखा दे रहा हूं, आप इसे क्या कीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक, ये दूसरा श्रम लागत, अभी एक्सप्लेन भी करता हूं। और तीसरा है व्यय, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक है ना? ये हिंदी का भी खत्म करता हूं, फिर इंग्लिश का ओपन करता हूं। हाँ बेटा, अब एक एक करके जरा इसका एक्सप्लेनेशन ले लिया जाए। देखिए, अब आपका जब आपका इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे क्या होगा? अलग अलग मटेरियल लग रहा है, मटेरियल से ही प्रोडक्शन होता है। तो आपके प्रोडक्शन में जो भी चीजें लग रही हैं उसके कंट्रीब्यूशन के तौर पे, जैसे कपड़ा बनाना है तो जैसे शर्ट पैंट्स बनाने हैं तो आपको कॉटन की जरूरत है, सुगर बनाना है तो सुगर केन की जरूरत है। तो ये सब क्या है? उसके मटेरियल होते हैं, ठीक, जिन पे एक्सपेंस करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। मटेरियल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्शन करने में के लिए जिस प्रोडक्ट का आप यूज करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जिस मटेरियल का आप यूज करते हैं, जिसके थ्रू, जैसे शुगर बनाना है, चीनी बनानी है तो आपको गन्ना चाहिए, तो गन्ना क्या हो गया? प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट एक एलिमेंट हो गया। वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। मगर अब जो मशीन होगी, अगर उसका कुछ रिपेयर होता है, उसका लुब्रिकेशन कर रहे होता है, तेल देते हैं, तेल डाला जाता है या बेहतर उसको किया जाता है, तो वो भी तो एक मटेरियल है। अब मशीन बेहतर तरीके से हो तो उसका लुब्रिकेशन करते हैं, उसका ऑयलिंग करते हैं कि मशीनरी बेहतर तरीके से चले। अब ये जो चीजें हैं, ये प्रोडक्शन में सीधे तौर पे तो लग नहीं रही। इन्हीं का प्रोडक्शन, इन्हीं की हेल्प से तो प्रोडक्शन किया नहीं जा रहा है। तो ये क्या हो जाते हैं? आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इनडायरेक्ट मटेरियल रिफर टू दोज मटेरियल व्हिच आर यूज्ड एज ए एंसिलरी, यानी सहायक जो होती हैं टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने में जो सहायक होती है, उनको यूज करके प्रोडक्शन नहीं किया जाता है।
तो उन्हें इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। फिर बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। अब ये लेबर कॉस्ट क्या होता है भाई? लेबर कॉस्ट यानी लेबर पे किया जाने वाला खर्च कौन-कौन सा होता है? एक वेजेस होता है, सैलरी होता है, कमीशन होता है, बोनस होता है, जो कि एक काम करने वाले बंदों को दिया जाता है, ठीक है ना? इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है लेबर डायरेक्ट लेबर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर कौन? जैसे फर्नीचर बनाने वाला जो बढ़ई है, बढ़ई का जो काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो सीधे तौर पे प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट लेबर कहा जाएगा, ठीक? तो इनडायरेक्ट लेबर क्या कहलाता है? अब ये बताइए आपके गोदाम में जो गोदाम की रखवाली के लिए जो बंदा रखा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? वो तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कर नहीं रहा है, वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा, ठीक है? जो चौकीदार बाहर खड़ा है, वो भी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा, ठीक? जो आपके ऑफिस में प्यून है, वो लोग जो काम कर रहे हैं, वो सब क्या वो प्रोडक्शन में डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट लेबर हो जाते हैं, ठीक? और तीसरा और आखिरी एक्सपेंस आपको बताया कि लेबर और मटेरियल को छोड़ के जो भी खर्च होते हैं, बस जो खर्च होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? एक्सपेंस कहा जाता है। वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब समझिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन-सा? आपका मेन काम करने के लिए आप जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए जिस खर्च की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल और लेबर को छोड़ के। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझिएगा, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका पर्पज़ है। इस काम को करने के लिए आपको क्या उसका नक्शा बनवाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग का खर्चा देना पड़ेगा, उसका सर्वे करवाना पड़ेगा। ये सब क्या है? आपके काम को करने के लिए ज़रूरी खर्च है, जो कि लेबर नहीं है, जो कि मटेरियल नहीं है, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। आपको प्रोडक्शन करने के लिए सामान मँगवाना है, उस सामान को मँगवाने के लिए आपको कौन-सा खर्च करना पड़ रहा है? आप ऑक्ट्रॉय दे रहे हैं, आप कैरेज इनवर्ट दे रहे हैं, आप ये सब फ्रेट दे रहे हैं। वो सब क्या है? आपके काम को सीधे तौर पे हेल्प करने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं, उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और लास्ट में आपका हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से रेंट हो गया, रेट हो गया, टैक्स, इंश्योरेंस, पावर, जो कि सीधे तौर पे जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक? ये अलग से होता है, जो विज़िबल नहीं होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, चाहे वो रेंट हो, रेट हो, टैक्स हो, इंश्योरेंस, पावर, लाइन, ये सब, ठीक है ना? तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। थोड़ा मुझे आज जल्दी ये टॉपिक जल्दी कंप्लीट करना था, तो इस थोड़ा सा जल्दी मैंने इसे कंप्लीट किया। कोई डाउट होगा आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ओके।